बहू, बहू प्लीज़ मुझे बुला लो। नहीं माँ जी, अभी आप आराम से रहिए अपनी लाडली छोटी बहू के पास। कुछ दिन उसके भी सेवा पानी का मजा लीजिए। मेरे ऊपर क्यों बोझ बनेंगी? मैं तो आपको बोझ समझती हूँ ना। गुस्से भरी नाराजगी में कांता जी की बड़ी बहू अनीता बोल पड़ी। बस कर बहू, बस कर। क्यों मुझ बूढ़ी को सता रही हो? समझ गई मैं जो तुम समझाना चाहती थी। भेज दे बेटे को। बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों भेज दूं माँ जी? इतनी जल्दी आपकी छोटी बहू से मन भर गया? छोटी बहू सेवा नहीं करती क्या? मैं तो आपकी नज़रों में बेकार हूँ, नालायक हूँ, निकम्मी हूँ, निठल्ली हूँ। मार ले बहू, मार ले, जितने ताने मारने हैं मार लो। आज मुझे तुम्हारे तानों पर गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं नहीं माँ जी, गुस्सा करिए, गाली दीजिए, मेरे माँ बाप को गाली दीजिए, मेरे संस्कारों को गाली दीजिए, मेरे मायके वालों को गाली दीजिए, बात बात पर मुझे मायके भेजने की धमकी दीजिए, बेटे की दूसरी शादी की बात करिए, करिए ना। क्या हो गया आपको अचानक? 10 दिन में ही आप इतना क्यों बदल गईं? मेरी वजह से आपके घर का नसीब फूट गया, आपके बेटे का नसीब फूट गया। अब नहीं कहेंगी? नहीं बहू, अब कुछ नहीं कहूँगी। अब अगर तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा ना तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। कहते हुए रो पड़ी कांता जी। असल में कांता जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पंकज अपनी पत्नी अनीता के साथ गांव में ही रहता था, वहीं से उसकी नौकरी चलती थी। और छोटा बेटा रवि अपनी पत्नी सुमन के साथ शहर में रहता था। कांता जी गांव में ही बड़े बेटे पंकज, अनीता और अपने पति उमेश जी के साथ रह गईं। अनीता कांता जी की खूब सेवा करती थी। सास को सास ना समझकर माँ की तरह देखभाल करती थी। किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखती थी। बिल्कुल जैसे माँ के साथ हंसना, खेलना, बोलना होता, अनीता वो सब कुछ करती थी। अनीता का अपने साथ ऐसे खुला व्यवहार देख कांता जी चिढ़ जाती। वो अनीता से बहू की जैसा अपेक्षा करती थी। लेकिन अनीता कहती, माँ जी क्या सास बहू बन के रहना। अब मुझे अगर किसी को कोई बात बतानी हो, कोई हंसी मजाक वाली बातें हो, तो मैं किससे कहने जाऊंगी? इससे अच्छा है कि मैं आपसे ही कह लूं, हम दोनों का मन बहल जाएगा। बिल्कुल खुले विचार वाली थी अनीता। उसके मन में कोई भी छल कपट पाप नहीं था। लेकिन कांता जी बड़ी ही सख्त महिला थीं। उन्हें बहू से बेटी की तरह खुलना, बातें करना, मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो अनीता की छोटी से छोटी बात पर भी चिढ़ जाती, गालियां देती। जब अनीता जोर से हंस देती किसी बात पर तो कांता जी का खून और भी खौल उठता। चिल्ला पड़ती वो अनीता के ऊपर, बहू रावण के खानदान से आई है, धीरे नहीं हंस सकती? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? ससुराल में रहने की तमीज नहीं है? 2 मिनट नहीं लगेंगे, बेटे को बोलकर वापस भिजवा दूंगी, सारी हंसी हवा हो जाएगी। लेकिन अनीता बेचारी कांता जी की बात पर ध्यान नहीं देती। कांता जी जितना ही अनीता से चिढ़ती, उतनी ही अपनी छोटी बहू सुमन की तारीफ करती थी। बार बार वो अनीता को सुमन के सामने नीचा दिखाती। सुमन के साथ कांता जी 4 दिन भी नहीं रही, लेकिन तारीफ ऐसे करती जैसे बरसों से उसके साथ रहती हों, उसे अच्छी तरह से जानती हों। एक और जहाँ सुमन की तारीफ खत्म नहीं होती, दूसरी ओर वही अनीता की बुराइयां खत्म नहीं होती, अनीता से चिढ़ खत्म नहीं होती। कभी कभी तो कांता जी बिना बात को लेकर अनीता के ऊपर इतना चीखती, इतना चिल्लाती कि अगल बगल सबको पता चल जाता। कांता जी का गुस्सा देख उनके पति उमेश ने उन्हें टोका भी, कांता बस कर, इतना भी क्या चिढ़ है तुम्हें बड़ी बहू से? देखो जी, बेहतर होगा कि आप बहू का पक्ष लेकर मेरे पास मत आया करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन से जन्म के पाप किए थे जो ये मेरे पल्ले पड़ गई। जिसको मेरे साथ होना चाहिए था, जो दिन रात मेरी फिक्र करती है, मेरी परवाह करती है, वो कोसों दूर बैठी है और इस नालायक को मेरे पल्ले बांध दिया है। माँ जी, आप बिना बात के इतनी सब कुछ बोले जा रही हैं। मैंने कुछ कहा क्या आपको? तभी अनीता भी आते हुए बोलती है, अरे तू कहेगी क्या? तेरी हिम्मत है जो तू कह देगी? बताओ, सुबह के 10 बज गए, खाना तक नहीं दिया, ये मेरी सेवा पानी करेगी? एक छोटी बहू है, टाइम से 9 बजे फोन करके पूछती है, माँ जी खाना खाया? माँ जी खाना खा लीजिए, लेट हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगी। वो कोसों दूर बैठी, उसको याद है मेरे खाने का टाइम।
लेकिन ये महारानी जाने कौन सी दुनिया में रहती हैं, बिल्कुल होश ही नहीं है। अरे कांता, बना तो रही है ना बहू, 10-5 मिनट आगे पीछे चलता है, ऐसा भी क्या फिक्स है तुम्हारा टाइम? है, बिल्कुल फिक्स है मेरा टाइम, और मेरा टाइम यही रहेगा। मैं परेशान हो गई हूँ इसके साथ। मैं तो कहती हूँ मुझे शहर भेज दो, मेरी छोटी बहू के यहाँ, वहीं रहूंगी मैं। देखना 1 महीने में कैसे अच्छा खासा मोटी करके भेजेगी मुझे। यहाँ रहूंगी तो 4 साल ही जीऊंगी, वहाँ तो मेरी उम्र 4 साल बढ़ जाएगी। बस यही एक बात होती थी जो अनीता को बुरी लगती थी। कांता जी चाहे अनीता को लाख गालियां देती, अनीता सब कुछ बर्दाश्त कर जाती, लेकिन जब वो सुमन से अनीता की बराबरी करके सुमन को ऊपर उठाती और अनीता को नीचे गिराती, यही बात उसे खल जाती। सुबह से लेकर शाम तक अनीता कांता जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन इसके बावजूद भी कांता जी बस अपनी छोटी बहू की तारीफ करती। सुमन का एक फोन ही अनीता के सारे कामों पर भारी था। सुमन भी कम नहीं थी, जैसी कांता जी ठीक उनकी जोड़ी वैसी सुमन। उसे पता था कि उसके एक फोन मात्र से ही माँ जी खुश होकर उसकी तारीफ करेंगी। वो माँ जी की लाडली बहू बनी रहेगी, इसलिए जानबूझकर टाइम टाइम पर फ़ोन करके उनका हालचाल ले लेती थी। फ़ोन पर तो ऐसे फिक्र करती जैसे सामने होती तो उन्हें पलकों पर बिठा के रखती। बस सास और बहू दोनों का फ़ोन वाला प्यार देख अनीता चिढ़ जाती। उसने भी गुस्से में बोल दिया, माँ जी अगर आपको मुझसे इतनी ही तकलीफ़ है तो चली जाओ ना अपनी लाडली छोटी बहू के पास। बिल्कुल चली जाऊंगी, तेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेटा कल ही ले चल मुझे, छोटी बहू के यहाँ छोड़ा, आज के बाद यहाँ आऊंगी ही नहीं। ये तरस जाएगी मेरा मुंह देखने के लिए, मेरा भी पीछा छूटेगा इससे। बस फिर क्या था, ताव में आकर कांता जी अगले ही दिन निकल पड़ी छोटी बहू के यहाँ, और आज गए उन्हें 10 दिन भी नहीं हुआ कि फ़ोन कर बड़ी बहू अनीता से आने के लिए कह रही हैं, रो रही हैं। अचानक से बड़ी बहू के लिए प्यार जाग गया उनके मन में। अनीता समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है, नहीं तो अचानक से माँ जी के सुर नहीं बदलते। लेकिन फिर भी अनीता ने कांता जी का मजा लेना नहीं छोड़ा। कांता जी जितना बोलती आने के लिए, अनीता उन्हें उतना ही रुकने के लिए कहती। माँ जी आराम से रहो ना, अपनी लाडली बहू के यहाँ, मेरी जैसी निकम्मे के यहाँ आकर क्या ही करोगी आप। खैर कांता जी के बार बार कहने पर आखिरकार पंकज जाकर माँ को ले आता है। कांता जी अनीता को देखते ही उसे गले लगाकर रो पड़ती हैं। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा बोला, बहुत गालियाँ दी, तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मजाल है तुमने मुझे पलट के जवाब दिया हो। तुम्हारे बोलने पर मैं चिढ़ जाती थी। और एक वहाँ पर छोटी बहू, जब से मैं गई उसकी बोली के लिए तरस गई। मुझे देखते ही उसके मुंह में दही जम गई, एक शब्द भी उसने नहीं बोला। मुझे लगा कि अचानक छोटी बहू मुझे सामने देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन उसका तो मुंह फूल गया। बेटा सुबह शाम आता, थोड़ा बहुत बातें कर लेता, बाकी बहू तो दिन भर अपने में ही बिजी रहती। बस मेरे आगे टाइम टाइम पर चाय पानी खाना रख जाती, लेकिन मजाल है कभी बैठकर 5 मिनट मेरे साथ बातें कर ली हो। मैं कुछ बात करने की कोशिश भी करती तो बस हाँ हूँ करके रह जाती। उसकी हरकतों से मुझे तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर लगा। तुम्हारी जिस बोली को मैं रावण की बोली कहती थी, रावण की हंसी कहती थी, वहाँ जाकर मुझे उसकी कीमत पता चली। मैं यहाँ दिन भर तुम्हारी बोली सुनकर चिढ़ती रहती, और वहाँ उसकी बोली सुनने के लिए तरस गई। वो मेरी बहू नहीं थी जो फ़ोन पर मेरी इतनी चिंता करती थी, इतनी फिक्र करती थी। ये फ़ोन पर कुछ और, सामने कुछ और थी। कांता जी रो रो कर एक एक बात अपने पति उमेश और अनीता को बता रही थी। कांता जी की बात सुन उमेश जी ने कहा, कांता जो हुआ उसे भूल जाओ, भगवान जो करते हैं सही के लिए करते हैं। अगर तुम नाराज़ होकर छोटी बहू के यहाँ नहीं जाती तो उसकी असलियत तुम्हें कैसे पता चलती, और ना ही तुम्हारी नज़रों में बड़ी बहू की कदर होती। कोयले को हीरा और हीरे को कोयला समझ रही थी। वो कहावत है ना कि जब तक ऊँट पहाड़ नहीं देखा रहता तब तक बहुत उछल कूद करता है, लेकिन नज़दीक आने पर उसे उसकी ऊंचाई का पता चलता है।
तुम्हारे साथ भी यही हुआ। बहू के फोन के प्यार को तुमने उसे सही समझ लिया था, और जो सच में तुमको प्यार करती है, सास कम माँ ज़्यादा समझती है, उसकी तुमने कदर नहीं की। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन बड़ी बहू के लिए बहुत ही सही हुआ। कम से कम उसे तुम्हारी बकबक से, तुम्हारी नफरत से छुटकारा तो मिलेगा। पति की बात सुन कांता जी रोई जा रही थी। बोले तो बोले क्या, उमेश जी की बात भी तो सही थी। सास के आंसू देख अनीता को बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी, देर से ही सही, कम से कम माँ जी को उसके कामों की कदर तो हुई।